तो बात है आज से लगभग 120 साल पहले की, जब 1903 राइट फ्लायर दुनिया का पहला हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी थी। 21 फीट लंबे इस जहाज के पर 40 फीट के थे। ये लकड़ी, मलमल और एल्यूमिनियम का बाईप्लेन देखने में किसी विशाल जानवर से कम नहीं था। हालांकि आज के टाइम में इसके सक्सेसर में काफ़ी सुधार लाया गया है। आकार और कौशल दोनों के मामले में ओहो कमाल था। तो स्पेसशिप्स को लॉन्च करने वाले विमानों से लेकर उड़ने वाले किलों तक ये वक्त आ गया है कि हम इनके बारे में जान लें, क्योंकि हमने कुछ सबसे विशाल और सबसे अजीब और गरीब विमानों को देखा है जो कि असल में मौजूद हैं। हमले का एकरान ओ प्लान। हम सभी का एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो दावा करता है कि उसने भूत, एलियन या किसी समुद्री राक्षस को देखा है। लेकिन क्या होगा अगर वो अजीब दोस्त अमेरिकी सेना का हो? साल 1966 में एक जासूसी सैटेलाइट ने कुछ अजीब और विशाल चीज कैस्पियन सागर में कैप्चर की। वो प्राणी ना कोई नेसी था और ना ही कोई क्रैकन, बल्कि एक लून क्लास एकरानोप्लान था, जो कि 50% विमान, 50% नाव और 100% राक्षस है। इस विशाल चीज ने अमेरिकी लोगों को इतना डरा दिया कि उन्होंने इसका नाम कैस्पियन सी मॉन्स्टर रख दिया। सबसे पहला प्रोटोटाइप जो इस सोवियत विमान का मापा गया वो 302 फीट लंबा था। इस विमान के पंखों का फैलाव लगभग 148 फीट था और इसका वजन लगभग 380 टन है। देखा जाए तो ये लगभग यात्रियों से भरे 2 बोइंग 747 जेट के बराबर है। इस एकरानोप्लान विमान का पहली बार इस्तेमाल साल 1987 में किया गया था और इसे नाटो परमाणु सबमराइन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया। काफी दिलचस्प, लेकिन आखिर ये एकरानोप्लान है क्या? एक एकरानोप्लान पानी या जमीन से 6 से 20 फीट ऊपर उड़ सकता है और इसके उड़ने की इस विधि को विंग इन ग्राउंड इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका इफेक्ट क्राफ्ट के नीचे हवा का एक कुशन जनरेट करता है, जिससे फ्लैट जमीन या पानी के ऊपर इसे स्टेबल और तेज उड़ान भरने की क्षमता मिलती है। इसकी कम उड़ान इसे दुश्मन के रडार से अदृश्य बना देती है, जिससे ये गुप्त रूप से सैनिकों को ले जाने में सक्षम होता है। 100 से भी ज्यादा विमानों को तैनात किया जाना था, लेकिन कोल्ड वॉर के आखिर में 1990 के दशक के बाद केवल मुट्ठी भर विमान ही बचे थे। लेकिन शायद इस मशीन का समय अभी खत्म नहीं हुआ होगा, इसलिए डेवलपर्स एकरानोप्लान को फिर से तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये एयरफिश 8 का एक प्रोटोटाइप है जिसे सिंगापुर की कंपनी विजिट वर्क्स ने बनाया है, और ये उड़ने वाला ऑटोनोमस विमान है जिसे अमेरिका की कंपनी फ्लाइंग शिप ने बनाया है। इन दोनों के अंदर उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एकरानोप्लान में है, ताकि ये दोनों पानी के ऊपर आसानी से ग्लाइड कर सकें। ऐसा लगता है कि जैसे राक्षस आखिर अपनी कब्र से बाहर आ रहा है। ये सुपर गप्पी है। बहुत सारे विमानों को एयर रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, इसलिए वे चिकने और सुंदर दिखते हैं, लेकिन इस सुपर गप्पी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, इस विचित्र बल्बनुमा विशाल राक्षस की लंबाई 143 फीट, ऊंचाई 46 फीट और इसके पंखों का फैलाव 156 फीट है। आपने शायद ये भी देखा होगा कि ये एक अजीब कार्गो बे है, जैसे देख के लगता है कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस 108 फीट लंबे कार्गो डेक को दूसरे छोटे मोटे विमानों और रॉकेट्स को इधर उधर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद बल्बनुमा खाड़ी इसे भारी सामान ले जाने की क्षमता देती है और ये एक बार में लगभग 54,000 पाउंड तक ले जा सकता है, लेकिन कार्गो विमान के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बड़े कार्गो जेट और फ्राइटर्स जहाज इससे 10 गुना तक सामान ले जाने में सक्षम है, लेकिन गप्पी अपने माल को आसानी से लोड कर सकता है, क्योंकि इसकी नाक जैसी हिंगे से 110 डिग्री खुली होती है, जिससे बड़ी चीजों को बिना किसी बाधा के जहाज पर चढ़ाया जा सकता है। इस विमान का यह अजीबोगरीब डिजाइन बनाने का ख्याल 60 के दशक की शुरुआत में जॉन एम कॉनरॉय के दिमाग में आया था, जो यूएसएएफ के पायलट रहे हैं, जिन्होंने सुना था कि नासा को एक प्लेन की जरूरत है जिसका कार्गो इतना बड़ा हो कि वो 40 फीट लंबे रॉकेट को अपने अंदर समा सके। इसलिए कॉनरॉय ने सोचा कि यह संभव है कि हम बबल जैसे स्ट्रक्चर में B377 को तैयार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंत तक कॉनरॉय और उनकी टीम ने इस B377 को बदल दिया था और एक फ्यूल लेश तैयार किया, जिसके बाद इस विमान का आगे वाला हिस्सा 20 फीट ऊंचा हो गया था। ये एक बड़ा बल्बनुमा सिर एक दरवाजे की तरह खुलता है, जिससे बड़ी बड़ी चीजों को भी आसानी से अंदर ले जाया जा सकता है। नासा के कुछ विरोधियों ने सोचा कि ये विमान बहुत ही अजीब होगा। एक अधिकारी ने तो ये भी कहा कि इसका डिजाइन गर्भवती गप्पी जैसा दिखता है। देखा कहाँ पे इसे अपना नाम मिल गया। लेकिन इस प्रोटोटाइप गप्पी ने इन सबको तब गलत साबित कर दिया जब ये 19 सितंबर 1962 में उड़ने में सफल हो गया।
इस विमान की सफलता के साथ सुपर गप्पीज विमानों का निर्माण शुरू हुआ, जो कि आज आकाश में अपने विशाल पंख फैलाकर इतनी जगह घेरते हैं। सुनने में आया है कि इसका वर्तमान वाले मॉडल में एक बड़ा फुसलेज है और कॉकपिट दबाव भी है, जिसकी मदद से ये धरती की सतह से लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। नासा ने यह मशीन ले ली और जैसा कि कॉनरॉय को उम्मीद थी, इस सुपर गप्पी ने अपोलो प्रोग्राम में इस्तेमाल किए गए कई सारे पार्ट्स को पहुंचाया और यहाँ तक कि आज भी ये सुपर गप्पी नासा और रक्षा विभाग की सेवा करने में जारी है। ऐसे देखकर लगता है कि सपने वाकई में सच होते हैं। अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सुपर प्लेन बनाने के लिए पर्याप्त पैसा है तो भाई, अगर आप मेरे भी सपने पूरे करना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और इस तरह से मेरा सारा लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। अब चलिए एक और अजीब फ्लायर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली विमान। बात है साल 1942 की। अमेरिका के लोग एक लड़ाई में शामिल हुए थे। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2, और जर्मन की यू बोट अमेरिकी जहाज़ों को मार गिरा रहे थे क्योंकि वो अटलांटिक के पार से अपने यूरोपीय सहयोगियों को सारा गोला बारूद पहुंचा रहे थे। हॉवर्ड ह्यूज नामक एक सनकी अरबपति थे। उन्होंने एक ऐसा विमान बनाने का निर्णय लिया जो किसी दूसरे के पास नहीं था। ह्यूजेस H-4 हरक्यूलिस, जो दुनिया में अब तक देखी गई सबसे बड़ी उड़ने वाली नाव है। 320 फीट की ऊंचाई के साथ इसके पंखों का फैलाव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तुलना में चौड़ा है, जो इसे अपने दिन का सबसे लंबा पंख वाला जहाज बनाता है। इसका धड़ 218 फीट लंबा था और 79 फीट ऊंचा, और भाई इसका वजन करीब 4 लाख पाउंड है। इसके गुफा जैसे दिखने वाले अंदर के भाग में लगभग 750 लोग सवार हो सकते थे और इसके अंदर 8 प्रोप इंजन भी लगे हुए थे। ये दृश्य काफी अच्छा था, हालांकि फिर भी हर कोई इससे प्रभावित नहीं हुआ। ह्यूज की इसे जल्द से जल्द पूरा करने की निरंतर जरूरत थी। मतलब कि उनका मास्टर विमान 1940 तक पूरा ही नहीं हुआ था और उस समय तक युद्ध समाप्त हो गया। इस विमान को अभी तक बनाने का खर्च लगभग $23 मिलियन आ चुका है, यानी कि आज के समय के $340 मिलियन। लेकिन क्यों? खैर, युद्ध के दौरान एल्यूमिनियम पर रोक लगाई गई और इसके आकार इतने विशाल होने वाला था कि इसलिए इसे किसी भी हल्के धातु से नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए इसके आकार और टेक ऑफ वजन को ध्यान में रखते हुए इसे लकड़ी से बनाना पड़ा। जाहिर है, इसका मतलब था कि इसके लिए खास डिजाइन की आवश्यकता थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये युद्ध के बीच में टूट ना जाए, आग की लपटों में ना जल जाए। इस वजह से लोगों ने इसे मजाक करते हुए स्प्रूस गूज नाम दे दिया। भले ही असल में बर्च से बना हुआ था, लेकिन अपने इतने विशाल आकार के बावजूद भी ये विमान लगभग 2600 समुद्री मील या 3000 रेगुलर मील की यात्रा कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, ये कई गुना और ज्यादा बेहतर है। जी हाँ, 2 नवंबर 1947 को इस गूज ने 46 सेकंड के लिए 70 फीट की ऊंचाई पर 1 मील की उड़ान भरी। हालांकि आज तक का इस विमान द्वारा पूरी की गई एकमात्र उड़ान है। आज के समय में आप इसे अमेरिका के ओरेगन में मौजूद एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम में देख सकते हैं। हवाई जहाज की वेल। जब भी मैं सामान लेने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे अपना भोजन ढोने के लिए 2 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। अरे मैं खुद एक भुक्कड़ हूँ यार। हालांकि एक अतिरिक्त कोट के बजाय भी शायद मुझे एयरबस बेलुगा XL की जरूरत है। भाई, एक विशाल माल को उठाने वाला वाहन है। ये 207 फीट लंबा, 62 फीट ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव है 197 फीट। अगर आपको ये काफी नहीं लग रहा तो बता दूं, इस विमान के धड़ का वॉल्यूम 78,010 क्यूबिक फीट है, जो लगभग एक हॉट एयर गुब्बारे के अंदर के वॉल्यूम के बराबर है। इस बेलुगा XL को तैयार करके 2019 में सेवा में शामिल किया गया और उम्मीद है कि पुराने बेलुगा ST क्राफ्ट की जगह 2025 तक ये ले सकते हैं, जैसे पहली बार अक्टूबर 1955 में पेश किया गया था। लेकिन XL को लाकर बेलुगा ST को कचरे के ढेर में क्यों शामिल किया जा रहा है? खैर, यूरोपीय एरोस्पेस कॉरपोरेशन एयरबस को एक बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत है ताकि अपने बड़े विमानों के पार्ट्स को असेंबली पॉइंट तक ले जा सके, जो कि टुलूज फ्रांस और हेम्सबर्ग जर्मनी में है। एयरबस बेलुगा ST के पहले हमारे पुराने मित्र सुपर गप्पी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन हमारे कमर्शियल विमानों का आकार भी बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब बड़े विमानों के पार्ट्स को उठाने के लिए बड़े कार्गो विमान की आवश्यकता थी। 2013 तक ये बात साफ थी कि एयरबस को अब एक बड़े कार्गो प्लेन की जरूरत है, इसलिए XL को बनाने का प्रोग्राम नवंबर 2014 में हो गया था। इस नए मॉडल को तैयार करने की कीमत लगभग $1 बिलियन थी। $1.12 बिलियन। वाह भाई, इतने पैसे से आप बहुत सारी बैरेट्स, पास्ता, अल्फोन और बाकी रूढ़िवादी यूरोपीय चीजें खरीद सकते हैं। इस XL मॉडल के विमान का स्वागत दुनिया में तब किया गया
जब इसने आसमान में अपनी पहली उड़ान 19 जुलाई 2018 में भरी। इसके एक्स्ट्रा भार का मतलब है बेलुगा एसटी की तुलना में 30% ज्यादा भार ले जा सकते हैं आप, जिसका मतलब ये भारी विमान कुल 48.5 टन वजन उठा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपको वहां कितना खाना मिल सकता है। भाई अब मैं कभी भी भूखा तो नहीं रहने वाला। रॉक प्लेनस्टर। जाहिर है कि लोग अंतरिक्ष में जाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वहां पहुंचने के लिए कितनी जनशक्ति और मशीन शक्ति की जरूरत होती है। हालांकि एक विमान जो बखूबी अपना काम कर रहा है, जिसका नाम है स्ट्रेटोलांच रॉक। अगर इसके विशाल आकार की बात करें तो ये 238 फीट लंबा, 50 फीट ऊंचा और इसके पंखों का फैलाव 385 फीट है। इसके पंखों का फैलाव ना कि बस एक फुटबॉल के मैदान से लंबा है, बल्कि ये दुनिया में सबसे लंबे पंखों वाला फैलाव है। इसके विशाल आकार के कारण इसका नाम रॉक दिया गया है, जो कि एक पौराणिक पक्षी के नाम पर आधारित है। लेकिन इन जनाब का आकार इतना विशाल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? खैर, इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन का दिमाग है। साल 2011 की शुरुआत में एलन अपने अरबों डॉलर के भाग्य का इस्तेमाल एक ऐसा विमान बनाने के लिए करना चाहते थे जो दूसरे विमानों और रॉकेट्स को ले जा सके। एलन की कंपनी स्ट्रेटोलांच सिस्टम ने एक ऐसे विमान के निर्माण के लिए स्किल्ड कंपोजिट्स के साथ हाथ मिलाया। लेकिन अफसोस की बात है कि एलन अपने विमान को उड़ते देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर गए। लेकिन फिर स्ट्रेटोलांच सिस्टम को सेबरस कैपिटल ने खरीद लिया, जिसने इसके पीछे की रिसर्च और विकास को गति दी। इस रॉक को बनाने के लिए 2 बोइंग 747 और 400 जंबो जेट को जोड़ा गया। वाह, मैन्युफैक्चरर वाकई में अपने विमानों को फ्रैंकेस्टाइन करना पसंद करते हैं ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने खून पसीने और आंसुओं के बाद विमान ने अपनी पहली उड़ान 13 अप्रैल 2019 में भरी। तब से आज तक रॉक ने मोजावे रेगिस्तान में 9 टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली हैं। हालांकि आप ये जरूर सोच सकते हैं कि ये पतला विमान थोड़े वजन में ही नीचे टूथपिक की तरह टूट जाएगा, लेकिन आपको बता दूं ये असल में 5 लाख पाउंड तक का भार ले जा सकता है। ये 2 ब्लू व्हेल के बराबर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही सामान्य पेलोड है। अंततः ये विमान अपने टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करके 3 रॉकेट्स को उठा सकता है, और वो भी लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक। तो भाई, अगर ये इस तरह के विशाल रॉकेट्स को केवल 6 इंजन के साथ ले जा सकता है, तो कल्पना कीजिए कि 50 इंजन के साथ क्या क्या ले जा सकता है। लेकिन जब तक कि कोई दूसरा अरबपति इसे असल में बनाने के लिए तैयार ना हो। भारी धातु। ओह, आपको लगता है कि अब तक हमने जिन विमानों के बारे में बात की वो बहुत ही बड़े थे। खैर, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। चलिए एक नज़र 1988 के सोवियत यूक्रेन पर डालते हैं, जहां एंटोनोव नाम की एक कंपनी ने हैरान कर देने वाला विशाल विमान AN-225 बनाया था। ये विमान आकार और ताकत के मामले में एक अनोखा विमान होगा, जिसने दुनिया भर में उड़ान भरी। इस विमान का उपनाम यूक्रेनी मिरिया, जिसका मतलब सपना है। और क्या कमाल का सपना था ये। मिरिया उस समय का सबसे भारी विमान बनाया गया था। आपको बता दूं कि इस विमान का मैक्सिमम टेक ऑफ वजन लगभग 13,23,000 पाउंड था। विमान 275 फीट लंबा, 59 फीट ऊंचा और इसके पंख लगभग 290 फीट के थे। लेकिन किसी विमान को इतना विशाल क्यों बनाया जाए? खैर, इसे वजनदार चीजों को ले जाने के लिए बनाया गया था, जैसे ट्रेन और बुरान स्पेस ऑर्बिटर। भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज ना सिर्फ एयरक्राफ्ट का एक श्वार्ज़नेगर था, बल्कि इसने अपने वक्त में कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए थे। 16 जून 2004 को इस विमान ने 6 रिकॉर्ड सेट किए थे, क्योंकि इसने 247 टन कार्गो के साथ प्राग, सी जैक रिपब्लिक के ताशकेंट, उज्बेकिस्तान तक उड़ान भरी। इसके अलावा मिरिया ने एक और भी रिकॉर्ड सेट किया था, जब उसने 10 जून 2010 को 2 विंड टर्बाइन ब्लेड ट्रांसपोर्ट किए थे, जिनकी लंबाई 1381 फीट थी, जो कि हवाई मार्ग से ले जाने वाली उस समय की सबसे लंबी चीज थी। विमान की इस भारी सफलता ने चीन को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि उसने यूक्रेन के साथ मिलकर इस तरह का दूसरा विशाल विमान बनाने की योजना बनाई। हालांकि इस खबर को लिखते वक्त ये दूसरा एंटोनोव पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, जैसा कि आपने शायद मेरे पास्ट टेंस के इस्तेमाल करने से अनुमान लगाया होगा। हालांकि ये सपना दुखद रूप से साल 2022 में टूट गया, जब एकमात्र मौजूद मिरिया होस्टमेल हवाई अड्डे पर एक हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया। वरना इसके तबाह होने से पहले ये दुनिया में मौजूद उड़ने वाला सबसे लंबा विमान था। हालांकि ये एकमात्र विशाल विमान नहीं था जो एंटोनोव कंपनी ने बनाया था। इससे पहले तैयार किया गया विमान एंटोनोव AN-124 रुसलान था,
जिसे सेवा में पहली बार साल 1986 में लाया गया था, जब 55 क्राफ्ट बनाए गए थे। इस विमान के पंखों का फैलाव 240 फीट, लंबाई 226 फीट और ऊंचाई 69 फीट है, जो इसे डिज्नीलैंड के सिंड्रेला कैसल से भी ऊंचा बनाता है। हालांकि इसमें ज्यादा युद्ध सामग्री शामिल है। हो सकता है ये किसी का अनुमान हो। अपने बड़े भाई की तरह ही ये रुस्लान का भी एक कार्गो विमान है। हालांकि इसका जो मैक्सिमम वजन मेजर किया गया है वो लगभग 8,90,000 पाउंड के आसपास है, जो कि N225 से 4 लाख पाउंड कम है। इसलिए जब वे दोनों बड़े नजर आते ना, और रफली देखा जाए तो इन दोनों दिग्गजों के बीच में वजन का अंतर खाली 747 जंबो जेट के बराबर है। हाँ, एक बड़े अंतर के बारे में तो क्या ही बात करें, है ना। आकाश दानव। क्या आपने कभी किसी चीज पर कड़ी मेहनत की और फिर पता चला हो कि वो पूरी तरह से बेकार है? ये एक दुखद एहसास है। उदाहरण के लिए, मैंने अपने सूप टैंकों को बेहतर बनाने की कोशिश में 2 साल बिताए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मेरा दर्द इसकी तुलना में कम है जितना एयरबस ने अपनी एयरबस A380 को खत्म करने के बाद महसूस किया होगा। डबल डेकर क्वाडजेट को इसलिए तैयार किया गया ताकि वे बाजार में बोइंग 747 के चोक होल्ड को टक्कर दे सकें, और इसने पूरी सफलता के साथ अपने विशाल पंख बाजार में 18 जनवरी 2005 को फैलाए। इसके विशाल आकार की वजह से इसका नाम जायंट ऑफ द स्काईज पड़ गया। यार, ये वही उपनाम है जो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने आखिरी बार मुझे हवाई जहाज के सफर के दौरान दिया था। इस विमान की लंबाई 239 फीट, ऊंचाई 79 फीट और इसके पंखों का फैलाव 261 फीट है। इस विमान के अंदर 853 लोगों की जगह है, जो इस एयरबस विमान को संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनाता है। भाई, ये तो काफी ज्यादा ही सीटें हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो इसमें 279 लोग ज्यादा हैं। अगर इसकी तुलना दुनिया की सबसे बड़ी आमेक्स स्क्रीन से करें तो जिसमें 574 लोग बैठ सकते हैं। इससे पहले कि आपको बुरे सपने आने लगे, आपको बता दूं कि असल में आज तक किसी भी एयरलाइन ने 853 लोगों के साथ यात्रा नहीं की है। आज भी ज्यादा विमान सिर्फ 480 से 520 यात्रियों के साथ उड़ान भरते हैं। तो अब कुल मिलाकर आपको लगता होगा कि एयरबस अपने बड़े विमान से बहुत प्रसन्न होगा। चलिए इसकी तुलना उनके A318 से करते हैं। ये उस राक्षस के बगल में एक बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन आकार सब कुछ नहीं होता। A380 इतनी दूरी तक नहीं उड़ सकता जितना छोटे और ज़्यादा एफिशिएंट एयरबस 350 to 1000 तक उड़ सकते हैं। बाप रे, इस कंपनी को अपने नामों के साथ थोड़ा और रचनात्मक होने की ज़रूरत है। जबकि A380 9,200 मील से ज़्यादा की यात्रा कर सकता है। A350 10,000 से थोड़ा ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा ये पता चला है कि A380 ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है। प्रति घंटे ये 4,600 गैलन फ्यूल खर्च करता है। जब साल 2020 में महामारी का आगमन हुआ तो इसने लाखों विमानों को पार्किंग में खड़ा कर दिया। एमिरेट्स को छोड़कर कई एयरलाइनों ने इस दौरान A380 का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और इसकी जगह एक छोटा युवा जेस्टियर A350 को सेवा में लिया गया। ये देखकर दुख जरूर हो सकता है, क्योंकि मेरी एक्स पत्नी ने भी मेरी जगह एक ज्यादा प्रभावशाली मॉडल ले लिया है। एक महंगा विमान। अगर आपको ये पसंद है कि आप एक मोटी रकम किसी फालतू प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक दिलचस्प कहानी है। इसके अलावा कृपया मुझे DM करें। मेरे पास एक अद्भुत टैको सूप का आइडिया है जो पक्का हिट है। हमारी कहानी C5M सुपर गैलेक्सी से शुरू होती है। ये मिलिट्री कार्गो विमान 247 फीट लंबा, 65 फीट ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव 222 फीट है। यह असल में एक राक्षस से कम नहीं है। C5M इतना बड़ा है कि ज्यादातर हैंगरों में फिट नहीं होगा। वायुसेना को विमान के पिछले हिस्से को बाहर निकालने के लिए इमारत के दरवाजों में छेद करने की अनुमति देनी होगी। C5M 2,81,001 पाउंड वजन ले जा सकता है, जो एक टैंक और 6 हेलीकॉप्टरों के लिए पर्याप्त है। आप में से टेबल टेनिस के फैंस के लिए 2,48,44,746 पिग पोंग गेंदों के लिए पर्याप्त है, लेकिन C5M के लिए हमेशा इतना आसान नहीं था। 1965 में अमेरिकी सेना को एक सुपर आकार के विमान की जरूरत थी ताकि वियतनाम युद्ध के लिए लड़ाकू सामान ले जा सके। तब लॉकहीड कॉर्पोरेशन ने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन ये इनके लिए एक शापित कार्य जैसा साबित हुआ। पहले विमान के निर्माण में कहीं ज्यादा समय लगा, जिसका कारण ये था कि एक्सपेरिमेंटल विमान के पंखों में दरारें पाई गईं। लॉकहीड का बजट $2 अरब से ज्यादा हो गया, जिससे उसका कुल बजट $5.1 अरब हो गया, जो आज के समय में $39 अरब से ज्यादा है। आखिरकार फिर लॉकहीड ने C5 गैलेक्सी तैयार किया और अपनी पहली यात्रा के साथ इसका दुनिया में स्वागत किया। ये बात है 30 जून 1968 की।
C5 को तुरंत काम पर लगा दिया गया। ये सैनिकों, टैंकों, हेलीकॉप्टर्स और सेना के लिए सामान ले जाने लगा। शुरुआत में दिक्कतों का सामना करने के बावजूद विमान अब सोने में शामिल होने लायक था। इस विमान का इस्तेमाल हर बड़े युद्ध में हुआ जिसमें अमेरिका अपनी स्थापना के बाद से शामिल रहा, यानी कि इसने बहुत कुछ किया है। पुराने C5 विमानों को भी अब या तो अपग्रेड करके C5M बनाया जा रहा है या रिटायर कर दिया गया है। काफी मुश्किल समय है। ये नया क्राफ्ट निश्चित रूप से सुपर को सुपर आकार में रखता है। भाई ये विमान 1,20,000 पाउंड कार्गो के साथ लोड होने पर भी आसानी से 5,524 मील तक यात्रा करता है। C5M को लैंड करने की भी जरूरत नहीं है। हवा में ही फ्यूल भरे जाने के साथ ही विमान केवल चालक दल के क्रू तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, ये C5M इतना अच्छा काम कर रहा है कि सुना है कि इसके 2040 तक चालू रहने की उम्मीद है। ये दर्शाता है कि एक असली अमेरिकी क्या क्या कर सकता है अगर वे आत्म सुधार पर $39 बिलियन खर्च करते हैं तो। एक बढ़ती प्रतिष्ठा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ मुझे एहसास होता है कि मुझे गाड़ी में फ्यूल डालना है। नहीं, फ्यूल नहीं, स्नैक्स। मुझे लगता है कि शायद मुझे इन हवाई जहाज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये C-17 एक विशाल 4 इंजन वाला विमान है। इसके एक पंख में 2 इंजन लगे होते हैं। इसे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स के आसपास फेरी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्रंट एंड ओपनिंग हैच की मदद से सबसे पहले C-17 का विमान मॉडल एरोस्पेस कंपनी मैकडोनेल डगलस द्वारा डिजाइन किया गया। जब 1980 में USAF को एक ऐसे विमान की इच्छा थी जिसमें उड़ान के बीच में फ्यूल भरा जा सके जिससे वे दुनिया में कहीं भी जा सके। 174 फीट लंबा, 55 फीट ऊंचा इस विमान के पंखों का फैलाव 169 फीट है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 5,85,000 पाउंड है। ये वजन उससे लगभग दोगुना है जितना किसी स्टैंडर्ड एक मंजिल वाले का होता है। इस C-17 विमान ने सफलता से अपनी पहली यात्रा 15 सितंबर 1991 में की थी और इसके बाद से लगातार कई देशों के लिए मददगार साबित हुआ है। साथ ही 1998 में 8C-17 ने इतिहास का सबसे लंबा एयर ड्रॉप मिशन पूरा किया। इस मिशन में इस विमान ने 8,000 समुद्री मील या कह सकते हैं 9,206 लैंड लबर मील संयुक्त राज्य अमेरिका से मध्य एशिया तक तय किए और सैनिकों के साथ ये लगभग 19 घंटे से भी ज्यादा समय तक आसमान में बना रहा। बहुत दिलचस्प है। ये C-17 विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी चलता है जब वे दुनिया भर में यात्रा करते हैं, एक बड़े वफादार कुत्ते की तरह। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के दौरान रीच 871 ने लगभग 640 अफगानी लोगों को एक साथ उठाकर काबुल से कतर के अल उदीद एयरबेस तक पहुंचाया। ये C-17 में अब तक सबसे ज्यादा लोगों को ले जाया गया है। यह विमान भी किसी स्टार की तरह है जो कि फिल्मों और टीवी में दिखाया जाता है, जैसे कि आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, अमेरिकन स्नाइपर और मार्वल एजेंट्स ऑफ SHIELD डांग। हाँ, मुझे लगता है कि ये विशाल विमान मुझे स्नैक्स खरीदने में मदद करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही हाई प्रोफाइल है। नकलची विमान। भाई मुझे आज भी याद है कि स्कूल में हमेशा एक बच्चा ऐसा होता था जो हर किसी काम की नकल करता था। यार उसने पूरी क्लास को पागल कर दिया था। लेकिन मैं ये बात क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी कुछ वैसा ही किया था जब उन्होंने अपने एक विमान को डिजाइन किया था। 1966 में सर्गेई इल्यूशिन उस टीम का हिस्सा थे जिसे एक ऐसा विमान बनाने का काम दिया गया जैसा अमेरिकी लॉकहीड C-141 ए स्टार लिफ्टर है। ये एक प्रभावी एयरलिफ्ट विमान था, लेकिन सोवियत का जो मॉडल था उसे इस तरह से बनाने की जरूरत थी कि वे आर्कटिक और पूर्वी साइबेरिया के कच्चे हवाई अड्डों से उड़ान भरने में सक्षम रहे। अगर कभी आपका विमान बर्फ के कारण डिले हुआ हो तो आप जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। इस विमान को कम से कम 3100 मील की दूरी तय करने और लगभग 73,000 पाउंड वजन उठाने की आवश्यकता थी। क्रिप्स ये लगभग 20 गाड़ियों का लोड उठाकर LA से न्यूयॉर्क ले जाने के बराबर है और टैंक में अभी भी थोड़ी गैस बची रहनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल था और कुछ मेहनत के बाद इस बड़े इल्यूशन IL-76 का जन्म हुआ। इसका नाम इसके पिता के नाम पर रखा गया था और उन्हें इस पर गर्व होगा क्योंकि सेकंड 76 एक विशाल आकार का बच्चा था। मैं जरा इस चीज को तो देखो। ये विशाल विमान 152 फीट लंबा, 48 फीट ऊंचा और इसके पंखों का फैलाव लगभग 165 फीट था और इसमें इतनी शक्ति थी कि ये 92,500 पाउंड से भी ज्यादा वजन उठा सकता था। उनकी जरूरत से 20,000 पाउंड ज्यादा। फिर भी टीम अपनी सभी विशिष्टताओं पर खरी नहीं उतर पाई क्योंकि इल्यूजन की रेंज अभी भी केवल 2700 मील थी, ना कि 3100 मील। फिर भी ये मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी विमान से बेहतर है। इस विमान का इस्तेमाल बाद में तब किया गया था जब सोवियत के अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जाना था, जहां इसने 14,000 उड़ानें भरी और 89% सैनिकों को और 74% हवाई माल की ढुलाई की।
इस इल्यूजन को दुनिया का सबसे बड़ा फायर फाइटर विमान करार दिया गया और ईरान की सरकार ने तब किया जब कोहे सुलेमान पर्वत श्रृंखला पर जंगल की आग बुझाने में इसने मदद की। जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ ये विमान चिली की झाड़ियों में लगी भयानक आग पर पानी बरसा रहा है। Ya ahí está lanzando el agua justo encima del foco del fuego. इससे नीचे अपने टारगेट पर सटीकता से शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये जमीन से लगभग 50,850 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, आम कमर्शियल विमान से 8,000 फीट ज्यादा। ये उन विमानों में से एक है जिसके साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कुछ मिलिट्री वेरिएंट्स जैसे कि IL-76 MD-23 डिफेंस उद्देश्यों के पीछे बुर्ज में 2 मशीन गनों से कसे होते हैं। अचानक से मुझे इस नकलची का सामना करने का मन खत्म हो गया भाई। हाँ नहीं, ऐसे ले लो, ये ठीक है, चलो छोड़ो, बिल्कुल ही नहीं। मास्टर शिमेट। आइए उस जमाने में वापस चलते हैं जो सभी प्रकार के हथियारों को लेकर आया। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मन की सेनाएं ब्रिटेन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उन्हें सेना को चैनल के पार ले जाने के लिए एक बड़े वाहन की जरूरत थी। तो इसलिए अक्टूबर 1940 में जर्मन के एक मैन्युफैक्चरर मेसुहरश्मिट को एक बड़ा ट्रांसपोर्ट ग्लाइडर बनाने के लिए कहा गया जो इन्हें ब्रिटेन की धरती पर उतर सकता था। और ऐसा करने के लिए उनके पास केवल 2 सप्ताह थे और तभी मेसुहरश्मिट ने मी 323 गुई गेंट बनाया, एक गठीला उड़ने वाला ब्रूजर जो कि 92.5 फीट लंबा, 33 फीट ऊंचा, 181 फीट के पंखों वाला था। इसका वजन 30 टन से भी ज्यादा था और इसका खाली वजन अपना ही था। यह मी 323 अपने ऊपर कम से कम 100 सैनिकों के साथ एक टैंक, एक आर्म्ड वाहन और एक बड़े कैलिबर फील्ड गन को ले जा सकता था। जो भी जर्मन को पसंद आता, फ्रेम में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था जो इतना हल्का थी कि यह विशाल फ्यूजलेज आसानी से उड़ सकता था। ये गिमेंट के अंदर इतनी क्षमता थी कि यह मशीन गन की आग के हमले का सामना कर सकता था। इसलिए मुझे यकीन है कि जर्मनों ने इसकी सराहना की होगी। हालांकि इस यान के लिए यह सब करना या उड़ान भरना इतना आसान नहीं था क्योंकि लकड़ी से बना होने के बावजूद भी इसका वजन बहुत ज्यादा था, जिसका मतलब यह था कि यह सबसे तेज चलने वाली मशीनों की कैटेगरी में नहीं था। साथ ही इसके इंजन, इसके कॉकपिट और फ्यूल की टैंक उस फ्रेम से पूरी तरह से ढके हुए नहीं थे, जिससे वो बहुत ही कमजोर शिकार बन गया। तो अब मुझे समझ में आने लगा कि ये सब चीजें हमें अब क्यों नहीं नजर आती। हालांकि इसका पूरी तरह से सक्षम ना होना ही एकमात्र कारण नहीं है, वे आज आसपास नहीं है। 22 अप्रैल 1943 को 27 ME-323 को सिसिली के पास BF-109 द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था, लेकिन घात लगाकर स्पिटफायर के 7 हमलावरों और P-40 विमान ने इस पर हमला कर दिया। 27 मी-323 में से केवल 6 जीवित बचे और युद्ध के खत्म होने के बाद ये माना गया कि सभी गिगेंट नष्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी लकड़ी से बने इतने बड़े आकार के युद्ध विमान के लिए, जिसे कुछ ही हफ्तों में डिजाइन और निर्मित किया गया, ये एक चमत्कार है कि ये इतने लंबे समय तक चलता रहा। विमान से ईर्ष्या। जरा कल्पना कीजिए कि आपने मानव इतिहास में पहली बार पूरी सफलता से अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। यह आपके लिए एक विजय है, एक बड़ी सफलता जिस पर किसी को विश्वास नहीं था। फिर 2 सप्ताह के बाद 2 ब्रिटिश आदमियों ने भी ठीक वैसा ही किया। मामले को बदतर बनाने के लिए उन्हें सारा श्रेय मिलता है। यह अमेरिका के एक पायलट अल्बर्ट सी रीड की दुख भरी कहानी है, जिन्होंने इस मिशन को पूरा किया था। साल 1919 में कर्टिस NC-4 की मदद से अगर अटलांटिक के पार जाना आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो NC-4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम शामिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाईप्लेन है। बाईप्लेन एक ऐसा विमान है जिसके 2 पंख एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। NC-4 या नैन्सी बोट कुछ भी इस तरह का है। ये विमान 68 फीट लंबा, 24 फीट ऊंचा और इनके पंखों का फैलाव 126 फीट है और इसका ऑपरेशनल वजन 26,400 पाउंड तक है। इसका प्रेडिसेसर NC-1 है जिसने एक मिसाल कायम की है। जरा सोचो कि ये विमान कितना विशाल होगा कि 1918 में इसने 51 यात्रियों को एक ही फ्लाइट में उठाया था। यह उस समय का एक विश्व रिकॉर्ड था, हालांकि एक विशाल उड़ान से बहुत दूर थी। अगर वे लोग इंजन पर बैठ गए हों तो कुछ भी होना बहुत हद तक संभव है। NC-4 के अंदर NC-1 के 4 इंजन लेआउट थे, जिसमें सभी 4 NC बाईप्लेन विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियों को डुबाने के लिए अमेरिकी नौसेना द्वारा बनाए गए थे। हालांकि इन विमानों ने कभी भी युद्ध की पूरी तीव्रता महसूस नहीं की, क्योंकि इनकी अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जाने से पहले युद्ध समाप्त हो गया। रीड ने 24 दिनों तक अपनी नैन्सी नाव उड़ाई। जब उसने एक बार रॉकेबे बीच के नवल स्टेशन से टेक ऑफ किया, जो न्यूयॉर्क में है, ये बात 8 मई 1919 की है। रास्ते में वो कुछ छोटे छोटे पल के लिए जरूर रुके, लेकिन उसके बाद वो सीधा इंग्लैंड के प्लायमाउथ स्टेशन पर 31 मई 1919 में उतरे।
भाई इसने क्या ही उपलब्धि हासिल की है ना, गजब। खैर आपको बता दूं 14 जून 1919 को एविएटर जॉन एल्कॉक और आर्थर व्हिटन ब्राउन ने 72 घंटों से कम समय में न्यूफाउंडलैंड से आयरलैंड तक बिना रुके उड़ान भरी और 10,000 का पुरस्कार जीता, जो आज $5 लाख से भी ज्यादा है। तो साल 1974 में नैन्सी नाव को रिटायर कर दिया गया और फ्लोरिडा के पेंसाकोला में नौसेना एविएशन संग्रहालय में रखा गया, जहां इसे आज भी देखा जा सकता है। यहाँ रीड की उपलब्धि पर्दे के पीछे छुप गई और आज के दिन एल्कॉक और ब्राउन ही हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नैन्सी बोट जितनी बड़ी चीज कभी छुप भी सकती है। खैर ये थे अजीब तरह के कुछ बड़े विमान। इनमें से किस राक्षसी मशीन ने आपका सबसे ज्यादा दिल दहलाया, और क्या कोई ऐसा विमान था जो मुझसे छूट गया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।